नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 4 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप उससे प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन सब का PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, आप उससे प्राप्त कर देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। निम्नलिखित कवियों में किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? निराला को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या फिर दिनकर को? तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अमन का राग किसकी काव्यकृति है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की काव्यकृति है अमन का राग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत भारती जो पुरस्कार है वह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। इन्हीं हथियारों से कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म कौन सा है, उसको चुनना है मैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत और कमलेश्वर। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का उपन्यास है और कितने पाकिस्तान जो है वह कमलेश्वर का उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में या फिर 35 में या 32 में या फिर 31 में? इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1936 ईस्वी में कफन कहानी का प्रकाशन हुआ था। यह दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विरोधाभास, विभावना या फिर निदर्शना? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभावना अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो दोस्तों, कलम का जो सिपाही है वह अमृत राय की रचना है और कलम का जो मजदूर है वह मदन गोपाल की रचना है। दोस्तों, ये दोनों रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की एक और जीवनी लिखी गई है इनकी पत्नी के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा शिवरानी देवी ने जो इनकी मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है उसकी रचना का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? विट्ठल नाथ की, गोकुल नाथ की या फिर नाभादास की या फिर ध्रुवदास की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, गोकुल नाथ की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। उदयभान चरित्र किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में की गई है? मुंशी सदासुख लाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर इंसा अल्लाह खां की? इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां की यह रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई? सत्य कथानक, आत्मकथा या फिर अर्ध कथानक या फिर स्वजीवनी? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्ध कथानक नाम से लिखी गई। दोस्तों, बनारसी दास जैन द्वारा यह एक पद्यात्मक आत्मकथा है जो 1641 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर गोविंद नारायण मिश्र? इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, तो वह कौन सी है? शेखर एक जीवनी है, आवारा मसीहा है, गुड़िया भीतर गुड़िया या फिर अन्य से अनन्या तक है? इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, आवारा मसीहा है। ठीक दोस्तों, क्या है? आवारा मसीहा या शरद चंद्र के जीवन पर लिखा गया है।
चलिए क्वेश्चन दोस्तों कौन लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृत कौन सी है। दोस्तों बताइए कौन सी काव्यकृत है। दोस्तों वह है हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हवा में हस्ताक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 से हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य है। दोस्तों यह दलित आत्मकथा की पहली आत्मकथा है। दोस्तों ठीक दोस्तों क्या है, दलित साहित्य से संबंधित यह पहली आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण्य की, अपने अपने पिंजरे, जो 1995 ईस्वी में लिखा गया था, या 2 भागों में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया। स्वयंभू ने किया, जगनिक ने किया, या फिर अमीर खुसरो ने किया, या फिर कुम्भन दास ने किया। इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अमीर खुसरो ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है। दोस्तों इनमें से किसे हिंदी साहित्य से संबंधित बाल साहित्य का जनक माना जाता है। गुरु भक्त सिंह को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, या फिर राम नरेश त्रिपाठी को। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है। इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1868 से 1893 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय माना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सतसई है, रामलला नेचू है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर आल्हा उदल है। इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है। विद्यापति हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं, या फिर सूरदास है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सूरदास है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है। दास्य भाव की, घृणा भाव की, प्रेम भाव की, या फिर सखा भाव की। इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दास्य भाव की है तुलसीदास की भक्ति भावना। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड है, एक कांड कौन सा है जो रामचरितमानस में है। अरण्य कांड है, सीता कांड है, बानर कांड है, या फिर लंकेश कांड है। दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों अरण्य कांड है। ठीक दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अरण्य कांड है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। दोस्तों इनके मृत्यु से संबंधित दोस्तों एक छंद बहुत ही प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तीर। दोस्तों इससे स्पष्ट है कि दोस्तों इनका जो मृत्यु हुआ था वह 80 घाट पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। सूफी संतों की शैली कैसी है। दोस्तों बताइए सूफी संतों की शैली कैसी है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, मनसबी शैली है सूफी संतों की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। इनमें से एक कौन सी रचना है जो तुलसीदास की रचना है, वह है यामा, जो महादेवी वर्मा की रचना। बाकी तीनों दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। नाभादास हैं, केशव दास हैं, विष्णुदास हैं, या फिर सुंदर दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नाभादास के रचनाकार, भक्तमाल के रचनाकार जो है नाभादास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा क्या है। पद्य काव्य है, चंपू काव्य है, कविता है, या फिर गद्य काव्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यह जो है वह है चंपू काव्य यशोधरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 28। भारत भारती के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। इसी रचना पर दोस्तों महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 29 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है।
सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को या फिर जयशंकर प्रसाद को। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जूही की कली कविता किस कवि की है? निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है या फिर पंत की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निराला की है रचना जूही की कली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? कानुप्रिया के रचनाकार कौन है? रंगे राघव है, धर्मवीर भारती हैं, नागार्जुन है या फिर भगवती चरण वर्मा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना है कानुप्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देख लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत की, भवानी शंकर मिश्र की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर नागार्जुन की। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है यह पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? दोस्तों हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है वह राम स्वरूप चतुर्वेदी की साहित्य इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है। दोस्तों इसमें ऑप्शन कोई दोस्तों सही नहीं होगा, इसमें ऑप्शन सही दिया नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, यह एक निबंध संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान को। इनका जो लक्ष्मीपुरा है रिपोर्टाज विधा की पहली रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? नागेंद्र ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों इसमें गलत शब्द मिसप्रिंट हो गया है, प्रेमचंद ने या फिर अज्ञेन ने। इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नागेंद्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 39 है। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों प्रताप के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर अंबिका प्रसाद वाजपेयी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। दोस्तों सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, यह भी सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, यह भी सही है। जबकि दोस्तों मोहन राकेश दोस्तों कादम्बनी के संपादक नहीं थे। दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। दोस्तों कादम्बनी के संपादक कौन थे? दोस्तों राजेंद्र अवस्थी या फिर विष्णु नागर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत निराला या फिर रमता योगी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। समस्या होना, अत्यंत प्रिय होना, काला होना, सफ़ेद होना। इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अत्यंत प्रिय होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख लेते हैं। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य या फिर गद्य काव्य। इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। पद्य काव्य उसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य या फिर गद्य काव्य। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसे गद्य काव्य कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस सन में और कहाँ आयोजित हुआ था? ना दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा।
प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देख लेते हैं। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भोजपुरी और भूतकालिक क्रियाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती या फिर ब्रजबुल या फिर कन्नौजी? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों राजभाषा आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर जिसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को? दोस्तों इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, बहुत लोग ए कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 50 देख लेते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन एक हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं, बाकी तीनों जो है हिंदी की उपभाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या फिर अपभ्रंश? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, संपूर्णानंद थे या फिर आचार्य नरेंद्र देव थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपभ्रंश रूप प्रचलित था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देख लेते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या फिर संस्कृत? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं, बाकी तीनों जो है वह प्राचीन भाषाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वह हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देख लेते हैं। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है? तो दोस्तों भारत भारती जो है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन्होंने मुसद्दसे हाली से प्रेरणा ली हुई है, यह एक उर्दू ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन जो है वह किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, नागेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है या फिर नामवर सिंह का है? इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यह जो स्टेटमेंट है वह डॉक्टर नागेंद्र का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देख लेते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अत्यधिक जो है दोस्तों वह शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों अधीन जो बड़ा आ जो है दोस्तों छोटा होगा, इसमें बड़ा आक मात्रा होगा दोस्तों, इसमें ठा जो दोस्तों टा होगा। ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से एक कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दोस्तों वह है अंत्याक्षरी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें से दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? वह है मोहन। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देख लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्च संवृत्त। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? पश्च संवृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है?
बड़ा आ है, औ है, ए है या फिर ई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। बताइए दोस्तों विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्या प्लस आर्थी। ठीक दोस्तों, क्या सही हो जाएगा, विद्या प्लस आर्थी। दोस्तों यह जो है वह संधि कौन सी है दोस्तों, यह है दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों, दीर्घ संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सावधान का जो सही संधि विच्छेद है वह है सा प्लस अवधान। ठीक दोस्तों, सा प्लस अवधान, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यह भी दीर्घ स्वर संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों शिक्षक ने, दोस्तों कर्ता ने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, कर्ता कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देख लेते हैं। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। दोस्तों किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है दोस्तों, वह ऑप्शन है सी, अत्यधिक में दोस्तों उत प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, बाकी तीनों में प्रयोग किया गया है। दोस्तों अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देख लेते हैं। निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नहीं है जो है दोस्तों उपसर्ग शब्द है निस्सहाय का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देख लेते हैं। वट पीपल के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन है, निर्मल वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर राम कुमार वर्मा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं वट पीपल के लेखक। दोस्तों यह एक निबंध संग्रह है जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों इसमें से कौन सा एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वह अपना सिर खुजलाता है, यह एक सकर्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देख लेते हैं। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार नहीं है। इनमें से एक कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति के आचार नहीं। इनका जो दोस्तों संप्रदाय था वह अद्वैतवाद था। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रामानुजाचार्य का कौन सा संप्रदाय था, कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। दोस्तों विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तद्भव में, तत्सम में या फिर शंकर में या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तद्भव में विसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देख लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें से एक अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है कौन सा शब्द है दोस्तों, कटक है। कटक किसका पर्यायवाची शब्द है, सेना का। दोस्तों बाकी घोड़ा, घटक और है दोस्तों जो है वह अश्व के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देख लेते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या फिर गढ़ कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देख लेते हैं। अरात सैन्य सिंध में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जगन रगण जगन गुरु। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। दोस्तों ये कौन सा एक शब्द जो प्रयोग होने वाला है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हस्ताक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या फिर उपमा है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। बताइए दोस्तों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो वह होते हैं 3 भेद। कौन कौन सा,
साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देख लेते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव को, विभाव को, संचारी भाव को या फिर अस्थाई भाव को? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थाई भाव को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं, कृतवाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं या फिर सरल वाक्य कहलाते हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृतवाच्य कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों अंगना शब्द का इनमें से कौन सा एक शब्द है जो समानार्थी है या फिर पर्यायवाची है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्री जो है अंगना शब्द का पर्यायवाची है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अवली और आविल का अर्थ है? दोस्तों अवली का अर्थ है पंक्ति और आविल का अर्थ है गंदा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। दोस्तों इसमें से एक लोकोक्ति है, वह कौन सा है? अंधे की लकड़ी 9-2-11 होना, गले पड़ना या फिर अध जल गगरी छलकत जाए? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अभिमान है, आयु है, अधिक है या फिर अर्थ है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। दोस्तों अर्थ का और कौन सा है? धन होता है, मतलब होता है, कारण होता है, अर्थ का अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 84 देख लेते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों इसमें से अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या फिर व्यतिरूप होगा? दोस्तों इसमें दिए गए विकल्प में दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जबकि दोस्तों इसका बेस्ट जो दोस्तों विलोम होगा वह क्या होगा? अनुरूप होगा, अनुरूप होगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 86 का? इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देख लेते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देख लेते हैं। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर द्विकर्मक है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सकर्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देख लेते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देख लेते हैं। एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? दोस्तों अतीत जो है दोस्तों वह क्या है? तत्सम है, आतुर भी तत्सम है और आजिर भी तत्सम है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अटल जो है वह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप जो है दोस्तों वह मिलाप का प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 52 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? दोस्तों इसमें से एक कौन सा विशेषण है? आदमी है, कवि है या फिर विद्वान है या फिर बानर है? इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विद्वान जो है वह विशेषण शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देख लेते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 7 हैं, 6 हैं, 9 है या फिर 4 हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंस हंस उठे, सांसे भर आंसू भर कहत दई दई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रास है। ठीक दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। दोस्तों इसमें रा और हा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा एक शब्द दोस्तों पुल्लिंग है, अंधेर है, नकेल है, मुंडेर है या फिर बटेर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंधेर जो है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। दोस्तों कुछ पद्यांश दिए गए हैं दोस्तों, उसके आधार पर दोस्तों हम लोग को 96 से 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका जो पद्यांश है दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं। दोस्तों पद्यांश क्या है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबस सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, स्वात मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, न्यायोचित अधिकार ना मिले मांगने से तो लड़के, तेजस्वी छीनते समय को, तेजस्वी छीनते समय को जीत या कि खुद मर के, किसने कहा पाप है अनुचित स्वत्व प्राप्त हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में, उठा न्याय का खड़क समर में, अभय मारना मरना। दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार शांत के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दोस्तों बताइए कवि के अनुसार आवश्यक शर्त क्या है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संसार में साधनों का विवरण दोस्तों वह समान हो, कवि कहना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देख लेते हैं। तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं। दोस्तों तेजस्वी जो है वह किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुकूल समय को तेजस्वी जो होते हैं वो छीन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देख लेते हैं। न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, शांति स्थापित करना चाहिए, मांग रखनी चाहिए या फिर पाप भी करना चाहिए या फिर संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संघर्ष करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देख लेते हैं। धर्मराज व बोलो शब्द के लिए, धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है। तो दोस्तों धर्मराज व बोलो शब्द किसके लिए आया है, राजा और प्रजा के लिए, युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए, कवि और राजा के लिए या फिर जीत या हार के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए धर्मराज और बोलो शब्द प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 100 देख लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है तो क्या करेंगे। अधिकार है तो शांति रखनी चाहिए, पूर्ण करना चाहिए या फिर युद्ध या संघर्ष करना चाहिए या समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, युद्ध और संघर्ष करना चाहिए। ठीक दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। इसका अगला भाग दोस्तों हम कल लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट संख्या 5 लेके दोस्तों कल आएंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है।